5 महीने की प्रेग्नेंट लेडी के साथ गैंगरेप किया जाता है और उसके साथ ही 7 लोगों की हत्या कर दी जाती है। एक विल्किस वानो केस जो कि गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान हुआ था, उसे आज भी पूरा देश भुला नहीं सकता है। उसके जितने भी अपराधी थे उनको गुजरात सरकार की माफ़ी नीति के तहत रिहा कर दिया जाता है 15 अगस्त को। एक महिला के लिए अपनी इज्जत से ज़्यादा कीमती कुछ और नहीं होता है। बिल्किस बानो को इस घटना के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा सरकार के द्वारा की जाती है। एक सरकारी घर और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की जाती है, लेकिन मेरी नज़रों में ये कुछ भी मायने नहीं रखता है। हमने कई ऐसे मामले देखे हैं जहां पर पूरा देश एकजुट होकर सड़कों पर उतर जाता है और प्रदर्शन करने लगता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा हमें देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद एक बार फिर एक नया केस सामने आता है जो कि सिर्फ होता है। इंसान को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले रुक सकेंगे। तो राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अराउंड द पीपल्स में, और मैं हूं आपके साथ अतुल मीणा। आज मैं आपको बताऊंगा बिल्किस बानो की पूरी स्टोरी। 27 फरवरी 2002 को कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डब्बों में गोधरा के पास आग लगा दी जाती है, जिसके चलते 59 लोगों की मौत हो जाती है और वहां से गुजरात में दंगे भड़क उठते हैं। दंगाइयों से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगते हैं और उसी बीच बिल्किस बानो भी अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ दूसरे भाग जाती है। क्यों? क्योंकि दंगाइयों हर जगह हमला कर रहे थे और वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। गुजरात में एक जिला है दाहोद, और दाहोद जिला के अंदर एक गांव आता है रदिकपुर। रदिकपुर वही गांव है जहां पर बिल्किस बानो अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ रह रही होती है। बकरी ईद के दिन दंगाइयों के द्वारा दाहोद और उसके आसपास के इलाकों पर हमला कर दिया जाता है। वह लोगों के घरों पर तोड़फोड़ करने लगते हैं और वह कहीं ना कहीं मुसलमानों को अटैक कर रहे होते हैं। इन दंगों से बचने के लिए बिल्किस बानो अपने परिवार के सदस्यों के साथ 3 मार्च 2002 को छप्परवाड़ा गांव पहुंचते हैं और वहां से वह खेतों में जाकर छुप जाते हैं दंगाइयों से बचने के लिए। इस मामले में जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें बताया गया है कि 20 से 30 लोग लाठियों एवं जंजीरों से इन लोगों पर हमला कर देते हैं और पहले बिल्किस बानो और उसके साथ 4 अन्य लेडीज़ के साथ भी रेप किया जाता है, मारपीट की जाती है और उनके साथ रेप किया जाता है और उसके परिवार के बाकी 7 लोगों की हत्या कर दी जाती है, जिसमें उसकी मासूम बेटी सरेहा भी शामिल रहती है जो कि मात्र 3.5 साल की रहती है। इस घटना के लगभग 3 से 4 घंटों बाद बिल्किस बानो को होश आता है और होश आने के बाद वह गाँव में जाती है, एक आदिवासी महिला से मिलती है जिससे वह कपड़े लेती है। उसके बाद वह एक होमगार्ड से मिलती है। होमगार्ड उसे लिंखेड़ा थाना लेकर जाता है। वहाँ पर उसकी FIR लिखी जाती है कांस्टेबल सोमाभाई गिरी के द्वारा। बाद में कांस्टेबल सोमाभाई गिरी को 3 साल की सज़ा होती है इसी अपराध को दबाने की जुर्म में। फिर FIR होने के बाद बिल्किस बानो को गोधरा रिलीफ केंद्र लेकर जाया जाता है, जहाँ से उसे अस्पताल ले जाया जाता है मेडिकल जाँच के लिए। फिर यह मामला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में पहुंचता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा CBI जांच का आदेश दिया जाता है। CBI इस मामले की नए सिरे से जांच करती है और 18 लोगों को इसमें दोषी बनाती है, जिसमें 5 पुलिसकर्मी और 2 डॉक्टर भी शामिल रहते हैं, जिन पर सबूतों के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगता है। जब CBI के द्वारा ये मामला हाथ में लिया गया था, उसी टाइम पर CBI ने कब्रों को निकालने से सबों को कब्रों से निकालने का आदेश दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि सबों के साथ छेड़छाड़ की गई है। यहाँ तक CBI ने यह भी कहा था कि सबों की अदला बदली कर दी गई है ताकि पहचान ना हो सके। इस तरीके से ये मामला आगे बढ़ता गया। CBI ने कहा कि मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम सही ढंग से नहीं हुआ है और केस हाथ में लेने के साथ ही CBI ने सबों को कब्रों से निकालने का आदेश दिया, क्योंकि उनका कहना था कि सबों के साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी की गई है। उनके जो सिर होते हैं वह आपस में बदल दिए गए हैं ताकि पहचान ना हो सके। बिल्किस बानो को इंसाफ की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। इस दौरान उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी दी गई है और यही कारण रहा कि उन्होंने 2 साल में 20 बार अपने रहने का ठिकाना बदला और
इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो के द्वारा एक अपील की गई, जिसमें कहा गया कि उनका जो केस है वह गुजरात राज्य से किसी अन्य राज्य में ट्रांसफ़र किया जाए। उसके बाद केस को मुंबई हाई कोर्ट भेजा गया, जहां पर सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी 11 आरोपियों को 2008 में सजा सुनाई थी। इन अपराधियों पर प्रेग्नेंट महिला के साथ रेप, हत्या और गैरकानूनी तरीके से एक जगह इकट्ठा होने का आरोप लगा था। 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया था और इनमें से एक अभियुक्ता की जांच के दौरान मौत हो गई थी। इन आरोपियों में से 2008 में सीबीआई ने जसवंत नाई, नरेश नाई के द्वारा रेप और हत्या का आरोप लगाया था, जो कि सही साबित हुआ। पर उसके साथ ही एक और अन्य अभियुक्ता के खिलाफ मासूम बेटी सरेहा का सर जमीन पर पटक कर मारने का आरोप था और बाकी अभियुक्ताओं पर रेप और हत्या के आरोप के द्वारा सजा सुनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जांच के दौरान बिल्किस बानो ने सभी अपराधियों को पहचान लिया था, क्योंकि उसमें से अधिकतर उसके गांव के रहने वाले थे। यही वजह रही कि बिल्किस बानो के द्वारा सभी अपराधियों को पहचान लिया गया था। सजा सुनाने के बाद बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी और घर देने का आदेश दिया था, लेकिन बिल्किस बानो का कहना है कि उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील की उस जो अपील थी उसको खारिज कर दिया गया था, जिसमें मुआवजे की रकम बहुत अधिक बताई गई थी, क्योंकि वकील ने अपील में कहा था कि गुजरात सरकार पहले ही 5 लाख रुपए का आर्थिक मदद दे चुकी है और 10 लाख रुपए का मुआवजा काफ़ी होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर जो 50 लाख रुपए की जो रकम थी उसे देने का आदेश जारी किया था। इसी दौरान गुजरात सरकार की माफ़ी नीति के तहत सभी 11 आरोपियों को माफ़ कर दिया जाता है और गोधरा की उपजेल से रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें से एक जो अपराधी था राधे श्याम, उसके द्वारा जो है गुजरात सरकार की माफ़ी नीति की 1992 के तहत धारा 432 और 33 में गुजरात सरकार से माफ़ी की जो अपील की जाती है, उसके द्वारा अपील जो जब आती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है, जांच की जाती है और कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा फैसला कर दिया जाता है और सभी आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है। लगभग 3 महीने बाद बिल्किस बानो ने इस फैसले को फिर से चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में नई अपील दाखिल की, जिसमें सभी आरोपियों को रिहा करने की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील की जांच की और गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया। उसके बाद फिर से सभी 11 आरोपियों को जो है पकड़ने का आदेश दिया गया और फिर से उन्हें जेल भेजा गया। इस तरीके से एक जो घटना है, घटना उस टाइम पर कई हुई थी, लेकिन यह एक ऐसी घटना थी जो कि बहुत अलग थी। इसी वजह से आज भी इस घटना की चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। उस टाइम पर गुजरात के मुख्यमंत्री जो है आज हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी थे। उनके राज्य में इस तरह की घटना हुई थी जिससे वही भी काफ़ी समय तक परेशान रहे थे और उन्होंने हर संभव मदद गुजरात के लोगों की गई थी उस टाइम पर।